हाय एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और हम देख रहे हैं इस साल का जीएसआई का पेपर सॉल्यूशन। ये हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो एनवायरनमेंट सेक्शन का पेपर सॉल्यूशन होगा, राइट। और इसके अंदर हमने एनवायरनमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस का ब्रेकअप आप पिछले वीडियोस में भी देखते आ रहे हैं। वो एनवायरनमेंट में यहाँ पे कुछ 14 क्वेश्चंस हैं टोटल एनवायरनमेंट में, राइट। ये सारे क्वेश्चन नंबर हैं जो आप बाद में अगर चाहें तो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो हमने सेट लिया है वो सेट ए है और सेट ए के सारे क्वेश्चंस का ये सीरियल नंबर यहाँ पे एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन ही है सेट का वो एनवायरनमेंट सेक्शन से है और इको लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात भी नहीं थी। ऐसा कौन सा एनिमल है या फिर ऑर्गेनिज्म है जो इको यूज करता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, हंटिंग के लिए? सो इट इज नॉट रैटल स्नेक, बार्न ऑल, ग्रास हॉपर, इट इज बैट। जो चमगादड़ है वही तो करता है जो इको लोकेशन यूज करता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए। Which one of the following is the most important stage in the process of ecological succession? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब इसमें क्लेम जो है ये कोई इकोलॉजिकल स्टेज भी नहीं है, एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी मेंबर्स ये हो सकता है, सेटलमेंट ये भी नहीं है। तो ये वैसे भी आप देख सकते हैं कि इनमें से तीन जो है ए बी और डी, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेजेस भी नहीं है। रिएक्शन उसका स्टेज है एक, पर रिएक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। बाकी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो स्टेजेस हैं वो 5 हैं। दे आर न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, जो कि क्लाइमेक्स में आता है, राइट। तो यहाँ पे ये बाकी सारी डिटेल्स है रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन क्या होता है और उसको क्या कहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन इट। ये रिएक्शन इस तरीके से काम करता है। जो रिएक्शन स्टेज है वो सेकेंड लास्ट स्टेज है और बाकी टोटल मिला के 5 स्टेजेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो रिएक्शन है, जो कि सी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक्स स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बोथ फंगी एंड बैक्टीरिया अकर? तो कौन सा ऐसे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों काम करते हैं? सो इट इज ऑटोट्रॉफ्स में तो कुछ बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया वो अकेले काम कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। फूड वेब में तो बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ फंगी एंड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये डिकम्पोजर है जहाँ पे ये दोनों मिलके काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसका जो 4 का आंसर है वो ए हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं 32, इन डीप पॉन्ड्स एंड लेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल जोन्स रिसीव लीस्ट लाइट पेनिट्रेशन, यानी सबसे कम लाइट कहाँ पे पहुंचती है? तो ये उसका फिगर है, जस्ट इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये लिटोरल जोन जो है वो शोर के पास का होता है, उसके बाद लिम्नेटिक जोन हो जाता है जो काफी स्टैटिक होता है। अगर वर्टिकल देखें तो सबसे ऊपर लिम्नेटिक है, उसका प्रोफंडल जोन है, सबसे नीचे बेंथिक जोन है। बेंथिक यानी कि जो ऑलमोस्ट बॉटम पे होता है, जो सॉइल के नजदीक होता है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉमन सेंस भी कहता है कि जो सनलाइट की पेनिट्रेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाएगी। अब बेंथिक जोन तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे बेंथिक नहीं है, प्रोफंडल जोन है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। अब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या? ये टॉलरेंस की बात करता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं उनमें से टॉलरेंस कितनी है। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ ए स्पीशीज इन कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, राइट। एक स्पीशीज की कितनी टॉलरेंस है उसके बारे में ये बात करता है। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड also known as ecological tolerance refers to the range of environmental conditions within which a species can survive and reproduce। तो ये जो इकोलॉजिकल जो कंडीशंस है वहां पे जो स्पीशीज टॉलरेंस शो करता है उसके बारे में वो क्वेश्चन था। तो इसका आंसर इज बी। देन नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव बोथ इन एयर एंड इन वाटर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप थोड़ा थोड़ा एक कॉमन सेंस लाके कर सकते थे। जीरो आता है डेजर्ट्स के लिए, ठीक है ना, जीरो वर्ड आता है डेजर्ट्स के लिए जहां पे पानी काफी कम हो, राइट। उसके बाद मेसो एंड ओलिगो, ओलिगो, मेसो एंड यूट्रो। मैं ये वर्ड बता दूं यहाँ पे, ओलिगो, उसके बाद आता है मेसो, मेसो होता है मिडल वाला जो होता है वो मेसो होता है, उसके बाद आएगा यूट्रो। अब जो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि कैसे ओलिगोट्रॉफी, मेसोट्रॉफी एंड यूट्रॉफी, यूट्रोफिकेशन, मेसोट्रॉफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, सॉरी ओलिगोट्रॉफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिकेशन, यानी कि पॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर कोई वाटर बॉडी है उसके अंदर जब बहुत ही कम पॉल्यूशन है तो ओलिगोट्रॉफी होगी, उसके अंदर थोड़ा और पॉल्यूशन बढ़ेगा जो मीडियम लेवल का होगा उसको मेसोट्रॉफिक कहा जाएगा, और जो मैक्सिमम हो जाएगा पॉल्यूशन उसके अंदर, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है
वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी, तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के बाद जो जो वाटर बॉडी है वो डेड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कंज्यूम्ड हो जाता है बिल्कुल ही, और जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स नहीं एनिमल्स, वो सारे के सारे मर जाएंगे। राइट। तो ये मेसो जो आता है वो मीडियम ग्राउंड का की बात करता है, यानी कि दोनों, मीडियम यानी दोनों। सेकेंडरी हाइड्रोकोल, अब ये जो कोल है ये एनिमल्स के बारे में आ रहा है, जो फाइट है वो प्लांट्स के बारे में आता है। तो मेसो यहाँ भी है, मेसो यहाँ भी है। ऐसे प्लांट्स जो एयर एंड वाटर दोनों में रह सके, और ऐसे प्लांट्स जो एयर एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स जो एयर वाटर दोनों में रह सके, तो ये मेसोकोल होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोकोल्स, जीरोकोल्स एंड मेसोकोल्स। ठीक है ना। ये उनके कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके डिवीजन है। हाइड्रोकोल जो एक्वेटिक एनिमल जो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, वो हाइड्रोकोल होंगे। जीरोकोल जिनको बहुत ही कम पानी चाहिए। मेसोकोल जिन जो दोनों मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, दे एग्जिबिट एम्फीबियस मोड ऑफ लाइफ, जो वाटर लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं। डफ क्या है? ये एक पार्शियली डिकम्पोज लेटर है जिसको डफ कहते हैं, इसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे ले लिया है। द फॉरेस्ट फ्लोर ऑल्सो कॉल्ड डेट्रिटस, डफ एंड द होराइजन इज अ पार्ट ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट मीडिएट्स बिटवीन लिविंग एवरग्राउंड। मतलब ये डफ जो है एक लेटर जो होता है फॉरेस्ट ग्राउंड पे, उसको कहते हैं। देन पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पायरो का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि फायर से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फायर और भी है, जैसे यहाँ भी फायर है, यहाँ भी फायर की बात हो जा रही है, और बस इन दोनों जगहों पे फायर की बात हो। अब या तो ये होगा या ये होगा, फ्रेश ग्रास या फंगी ग्रोइंग। अब इनमें से कौन है पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म? तो आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे आप अगेन आप ट्रिक तुक्का नहीं लगा सकते, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन है वो पायरो के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं फायर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये पायरोफाइलस फंगी है जो जब किसी लैंड पे या कहीं पे भी अगर फायर की वजह से पूरा और का पूरा वेजिटेशन खत्म हो जाए, तो फिर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा वो होगा पायरोफिलस फंगी। अब इसमें एडेप्टेशन, ये डोरमेंसी कौन सी नहीं है? जो हाइबरनेशन जो बियर्स फॉलो करते हैं। एस्टिवेशन ये फिश के लिए होता है। डायपोज ये प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, जब उनको खाने के लिए ऑब्वियसली, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसे जैसे बर्फ गिरने लगे, जैसे ये जो हाइबरनेशन, हम मैं बियर की बात करूं, काफी बर्फ गिरने लगे जो यानी कि नॉर्दर्न साइड में, इंडिया, नॉट इंडिया, वर्ल्ड के नॉर्दर्न साइड में, जो काफी जब बर्फबारी होती है ठंडे के टाइम में, तो ये वहाँ पे फूड उनकी काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, न्यूट्रिशन काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उस केस में दे गो इनटू हाइबरनेशन, यानी कि अपनी बॉडीली एक्टिविटी को कम कर लेते हैं, दे गो इनटू रेस्ट, स्लीप, उसको डीप स्लीप कह सकते हैं। वो रेस्ट करते हैं ताकि बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो कम हो जाए, तो ये हाइबरनेशन होता है। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं है, द आंसर इज नॉट ए। इसका जो आंसर है वो, सॉरी, सी भी नहीं है, इसका आंसर डी है, साइक्लोमॉर्फोसिस, क्योंकि इसमें सारे के सारे तो डोरमेंसी हैं ही, डी जो है वो नहीं है, तो वही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है ना। साइक्लोमॉर्फोसिस आखिर होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। इज अ नेम गिवन बाय द अकरेंस टू द अकरेंस ऑफ साइक्लिक और सीजनल चेंजेस इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस। एक एडेप्टेशन प्रोसेस ही है, पर ये डोरमेंसी की बात नहीं करता है। राइट। ओके। बायो एनर्जेटिक अप्रोच क्या है, इसके बारे में बात की गई है। बायो एनर्जेटिक अप्रोच क्या है? फोकसेस ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। ये जो बायो एनर्जेटिक अप्रोच है वो फोकसेस ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी का फ्लो हमें पता है फूड चेन के थ्रू होता है। तो स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फूड रिलेशनशिप्स, यानी कि फूड चेन या फूड वेब की बात की जा रही है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सपोर्टिंग देयर लाइफ। ये आंसर इसका ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट है नॉन रिन, ये तो बहुत ही इजी है, सनलाइट इसका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेट, अब क्वाड्रेट क्या होता है कि जैसे कभी हम कहीं पे सर्वे कर रहे हैं और हमें चाहिए कि पर यूनिट एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए हम एक एक स्क्वायर शेप में कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी एरिया का ले सकते हैं। यूनिट एरिया की 1 स्क्वायर इंच हो जाए, 1 स्क्वायर फुट हो जाए, 1 स्क्वायर मीटर हो जाए। राइट। उस एरिया को हम ऐसे एक फ्रेम बना होता है, ऐसा रखते हैं, और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको काउंट कर लेते हैं, दैट इज क्वाड्रेट। तो ये एनिमल्स ब्रीडिंग इन ए पॉन्ड नहीं, बोरोज प्रेजेंट इन प्लांट्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, यस, प्लांट्स या कुछ भी हम जो यूनिट एरिया में जब काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट।
नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की जा रही है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन से रिलेटेड है, लेकिन ये पूछा किसके साथ, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जा रहा है। क्योटो जो है वो ग्रीन हाउस गैस के बारे में है। पेरिस अग्रीमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, राइट, क्योंकि बाकी ये ग्रीन हाउस गैस की बात करता है, ये ओजोन की बात करता है। ये तो WTO का अग्रीमेंट है, बाली अग्रीमेंट जो है। पेरिस जो है, पेरिस अग्रीमेंट वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, जो कि COP21 से आता है और ये 2015 में साइन किया गया था, राइट। तो ये चीजें 2015 को मैं जरा ठीक से लिख दूं, 2015 में साइन किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो पेरिस अग्रीमेंट हो जाएगा। ये थे हमारे एनवायरमेंट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो होगा करंट अफेयर्स का, एंड देन विल गो टू द साइंस सेक्शन, राइट। सो मिलते हैं हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। सी यू देन, बाय बाय।